बिलासपुर गांव में सुरेश अपने बूढ़े पिता हरिप्रसाद और अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। सुरेश के पास एक छोटा सा बगीचा था। उसी में वो मेहनत करके अपना घर का खर्च चलाता था। और सुरेश की पत्नी राधा बहुत ही झगड़ालू औरत थी, जो हरिप्रसाद को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो हर समय हरिप्रसाद पर चिल्लाती ही रहती थी। सुरेश भी अपने पिता से बहुत कम प्यार करता था, लेकिन हरिप्रसाद बेचारा सभी तकलीफों को झेल रहा था और कुछ भी नहीं कह रहा था। एक दिन की बात है, सुरेश बगीचे पर मेहनत करने के लिए चला जाता है और इधर हरिप्रसाद बेचारा लेटे लेटे बहुत थक गया था, तो वो टहलने के लिए निकल जाता है। तभी उसे उसका पुराना जिगरी दोस्त हरिया मिल जाता है। उसको देखकर हरिप्रसाद बहुत खुश होता है और हरिया उससे कहता है, क्या हाल है हरिप्रसाद भाई? तुम तो मुझे पूरे 2 सप्ताह से नजर ही नहीं आ रहे थे, और पता नहीं आज हम लोगों की कितनी अच्छी किस्मत है जो आज एक साथ मिल गए। और घर में तुम्हारे बहू बेटा ठीक ठाक है ना? हाँ हरिया भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अरे आज हम लोगों की किस्मत ही चमक गई जो जिगरी दोस्त एक साथ मिल गए। और हाँ, मैं भी ठीक हूँ और मेरे घर में मेरे बहू बेटे भी ठीक हैं। अरे हरिप्रसाद भाई, तुम्हारी बहू कैसी है? मतलब स्वभाव से अच्छी है ना? और तुम्हारी इज्जत करती है? तुम्हें समय पे खाना भी देती है या नहीं? हरिया की बात सुनकर हरिप्रसाद की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो बेचारा अपनी आंखों के आंसुओं को छुपाकर अपनी बहू की तारीफ करता है। अरे हाँ भाई हरिया, मेरी बहू तो स्वभाव से बहुत अच्छी है और मुझे समय पर खाना पानी भी देती है और मुझे अपने पिताजी की तरह मानती है। अगर मैं खाना ना खाऊं तब तक वो खाना को हाथ तक नहीं लगाती है। इसीलिए मैं भी उसे अपनी बेटी ही मानता हूँ, क्योंकि जिसके स्वभाव अच्छे होते हैं उसके लिए विचार भी अच्छे होने चाहिए। हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि इज्जत देने वालों को इज्जत मिलनी चाहिए। भाई तेरी तो किस्मत ही चमक गई जो तुझे ऐसी बहू मिली है जो तेरा अच्छे से ख्याल रखती है। भगवान करे कि ऐसी बहू सबको मिले। और हाँ हरिप्रसाद भाई, तुम कभी भी उससे कुछ मत कहना, क्योंकि वो बेचारी तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करती है कि जितना कोई नहीं कर सकता। उसके बात सुनकर हरिप्रसाद की आंखों से आंसू बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन वो गर्दन नीचे झुका लेता है और मन में कहता है, ऐसी बहू किसी को ना मिले। फिर दोनों दोस्त अपने अपने घर के लिए जाने लगते हैं। हरिप्रसाद जब घर में पहुंचता है तो उसकी बहू खड़ी हुई थी, जो अपनी आंखें लाल पीली कर रही थी। और फिर वो गुस्से में आकर हरिप्रसाद से कहती है, अरे महाराज, अब आप कौन सी यात्रा पूरी करके आए हो? अरे अगर तुमसे कभी कोई काम के लिए कह दिया जाता है तब तो तुम कहते हो कि तुम्हारे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं और तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम काम कर सको। लेकिन टहलने के लिए तुम 10 किलोमीटर टहल जाओगे, तब तुम्हारा ना ही हाथ पैर दर्द करेगा और ना ही तुम्हारी ताकत कम होगी। अरे बहू, लेटे लेटे मेरी रीढ़ की हड्डी दर्द करने लगी थी, और वैसे भी मेरी तबीयत कभी ठीक रह ही नहीं पाती। इसीलिए मैं टहलने के लिए चला गया था और वहां मेरा जिगरी दोस्त हरिया मिल गया था। इसीलिए मैं उससे बात करने लगा था तो घर आने में ज्यादा समय लग गया। वही तो मैं कह रही थी कि तुम्हें इधर उधर टहलने में और गप्पे लड़ाने में बहुत मजा आता है और काम करने में तुम्हारी जान निकल आती है। राधा के मुंह से इतनी कड़वी बातें सुनता है तो हरिप्रसाद पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, क्योंकि राधा उसके साथ बहुत गलत व्यवहार कर रही थी। लेकिन हरिप्रसाद को बहुत भूख लगी थी, तो वो राधा से प्यार भरी बातों में कहता है, बेटी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। कुछ है तो मुझे थोड़ा खाना दे दो, जिसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं। आज सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, इसीलिए और भी ज्यादा भूख लगी है। आज कुछ खाना नहीं बचा है, जब मैं शाम को खाना बनाऊंगी तो तुम खा लेना। वैसे भी एक दिन खाना नहीं खाओगे तो ज्यादा बीमार नहीं हो जाओगे, और कम खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। राधा की बात सुनकर हरिप्रसाद को बहुत बुरा लगता है, लेकिन बेचारा चुपचाप ही रहता है। शाम को सुरेश जब घर आता है तो अपने पिताजी से कहता है, अरे पिताजी, आपने खाना तो खा लिया था ना? और वैसे भी आज खाना तुम्हारे मनपसंद का ही बना था, तो और भी अच्छा लगा होगा। हाँ बेटा, खाना तो बड़ा ही स्वादिष्ट था और आज मैंने सब दिनों से कुछ ज्यादा खाना भी खाया है, क्योंकि मनपसंद चीज खाने में बड़ा मजा आता। जिस पिता को रूखी सूखी रोटी तक नहीं मिली,
वो अपने बेटे के सामने झूठ बोलकर कह देता है कि खाना बड़ा अच्छा था। अगर वो कह देता कि उसे आज खाना नहीं मिला है तो शायद राधा से सुरेश की लड़ाई हो जाती। इसीलिए वो कह देता है कि उसके मनपसंद का खाना बना था। अपने पिताजी के मुंह से ये बात सुनकर सुरेश कहता है, अरे हाँ पिताजी, राधा तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। जो भी उसका खाना खा लेता है उंगलियां ही चाटता रह जाता है। पिताजी, आप राधा जैसी बहू पाकर धन्य हो गए हो, है ना? आप बड़े किस्मत वाले हो जिसे राधा बहू मिली। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। राधा मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी है। अच्छा बेटा, अब मेरे सर में कुछ थोड़ा बहुत दर्द होने लगा है, तो तुम अलमारी से मेरी दवाई निकालकर मुझे दे दो। मैं खा लूंगा और अपने सर का दर्द मिटा सकूंगा। पिताजी, आपको दिखाई नहीं पड़ता कि मैं दिन भर बगीचे में काम करता हूँ और अब घर पहुँचा हूँ तो बैठ नहीं पाया हूँ और ऊपर से आप काम बताने लगे? अरे कम से कम इतना तो कर लो, अलमारी पास ही तो है, वहाँ से दवाई निकाल कर खा लो। और अब मैं जा रहा हूँ आराम करने के लिए, मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही है। सुरेश गुस्से में जाकर वहां से पैर पटकता हुआ चला जाता है और अपनी पत्नी के पास जाता है। फिर राधा से कहता है, अरे राधा, क्या हुआ? तुम चुपचाप और उदास क्यों बैठी हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि सारा दिन मेरा काम करने में ही निकल जाता है। ऊपर से तुम्हारे पिताजी का ख्याल रखना और खाना बनाना, झाड़ू पोछा लगाना, ये सब करते करते मैं बहुत थक जाती हूँ और आज तो मेरे हाथ पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। इसीलिए चुपचाप आपका इंतजार में बैठी थी। लेकिन आपके पिताजी को हम दोनों में से किसी पे रहम नहीं आता, क्योंकि वो तो सिर्फ खाते और लेटे रहते हैं। और आज तो ना जाने कितनी दूर टहलने के लिए चले गए थे। अरे इतनी दूर टहलने जाते हैं तो इससे अच्छा तुम्हारे साथ थोड़ा काम ही कर ले। अरे राधा, कोई बात नहीं, मुझे भी उन पर बहुत गुस्सा आ जाता है। अरे अगर तुम थोड़ा बहुत काम कम कर लोगी तो तुम्हें अच्छा हो जाएगा। अब मैं क्या बताऊं, मैं तो कुछ कहती तक नहीं हूँ, क्योंकि वो आपके पिताजी हैं, इसीलिए मैं उनकी इज्जत भी करती हूँ। अच्छा छोड़ो सभी बातों को, आपको भूख लगी होगी ना, तो मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ, आप खा लो जल्दी से। अरे राधा, मैं खाना तो खा लूंगा और मैं इतना थक भी नहीं गया हूँ कि जितना तुम सोच रही हो। अरे मुझसे ज़्यादा तो तुम काम करती हो और तुम बहुत थक गई हो, तो तुम लेट जाओ, मैं तुम्हारे हाथ पैर में थकावट उतारने वाला तेल लगा देता हूँ और तुम्हारा सर भी दबा देता हूँ ताकि तुम्हें कुछ आराम मिल सके। अच्छा ठीक है जी, मैं लेट जाती हूँ और फिर बाद में आप खाना भी खा लेना, शायद मैं सो जाऊं। उन दोनों के कमरे में हो रही सारी बातें हरिप्रसाद अपने कमरे से सुन रहा था। उसे बहुत दुख होता है और वो खुद से ही कहने लगता है, हे भगवान, ये कैसा बेटा दिया है मुझे। ये तो अपनी पत्नी के प्यार में इतना ज़्यादा गिर चुका है कि मुझे बिल्कुल भूल गया है। मैंने इसे कहा कि दवाई ला के दे दो, तो इसने मुझसे कहा कि मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही है और वह अपनी पत्नी के हाथ पैर में तेल लगा रहा है, उसका सर दबा रहा है। हे भगवान, इससे अच्छा तुम मुझे इस घर से उठा लें, अब मुझे नहीं जीना। ये सब देख के मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। बुढ़ापे में भी चैन की रोटी नहीं मिल रही। इस बुढ़े से मैं परेशान हो गई हूँ। ये दिन भर खाता रहता है और आराम करता रहता है। मेरे लिए इस घर में नर्क बन गया है। अब इस घर में कुछ भी हो, मुझे चाहे जो करना पड़े, मैं इस बुढ़े को इस घर से निकाल कर ही रहूंगी। इधर सुरेश बगीचे में काम कर रहा होता है। तभी एक पड़ोसी उसके पास आकर सुरेश से कहता है, अरे सुरेश भाई, कैसे हो? लगता है तुम तो इस बार सबसे पहले बगीचे में मेहनत करके सबसे पहले फल उगा लोगे क्या? अरे भाई, क्या करूं? सबसे पहले मेहनत इसलिए कर रहा हूं कि इस फसल को जल्दी बेच दूंगा ताकि अपनी पत्नी के लिए कुछ गहने ले सकूं और घर का खर्च अच्छे से चला सकूं। हाँ, पत्नी से याद आया, तुम्हारी पत्नी का स्वभाव कैसा है? वो तुम्हारा और तुम्हारे पिताजी का ख्याल अच्छे से रख रही है या नहीं? अरे भाई, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मेरी पत्नी का स्वभाव कैसा है। अरे मेरी पत्नी तो इतना काम करती है कि जितना हमारे गांव की कोई औरत नहीं करती होगी। और मेरे पिताजी तो बड़े खुशनसीब हैं जिन्हें राधा बहू मिली है।
राधा मेरे पिताजी का इतना ख्याल रखती है कि समय पर खाना, पानी और दवाई देती है। कभी कभी उनका सर दर्द करने लगता है तो उनका सर भी दबा देती है। चलो अच्छा है कि तुम्हारे पिताजी का ख्याल रखने वाली तुम्हें एक सच्ची पत्नी मिल गई, और सच में तुम्हारे पिताजी तो फिर बहुत खुशनसीब हैं। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ, मुझे भी मेरे बगीचे में काम करना है। शाम को सुरेश जब घर आता है तो राधा सुरेश से कहती है, ये जी देखो, आप मुझे चूड़ियाँ खरीद दो। आपने पिछले साल ही कहा था, अब इस साल तो खरीद दो। मैं आपसे कुछ खर्चा भी नहीं करवाती हूँ, तो इतना तो कर दो मेरे लिए। अरे राधा, मैं तुम्हें चूड़ियाँ तो आज ही खरीद देता, लेकिन मजबूरन मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं खरीद पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं तो जैसे तैसे घर चला रहा हूँ, और यहाँ फसल बोने के बाद जब अच्छी तैयार होगी तो इसे बेचकर मैं तुम्हारे लिए चूड़ियाँ जरूर खरीद दूंगा। अरे आप पैसों की चिंता क्यों कर रहे हो? शायद आपको नहीं मालूम कि आपके पिताजी के पास कितने सारे पैसे हैं। मैंने एक दिन देखा था, और वो पैसे वो किसी को नहीं देना चाहते, इसीलिए उन्हें छुपा कर रखा है। लेकिन मैं तो आज तक उन्हें एक भी पैसा नहीं दिया है, तो मैं उनसे क्या कहूँगा? और तुम्हें क्या लगता है वो मुझे पैसे दे देंगे? और मुझे नहीं लगता है कि उनके पास पैसे होंगे। अरे आपको यकीन हो या ना हो, लेकिन मैं कह रही हूँ ना, उनके पास पैसे जरूर हैं। अरे मैंने अपनी आंखों से देखे थे उनको पैसे गिनते हुए। आप मांगकर तो देखो। और रही बात पैसे मांगने की, तो आप कहना कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बस वो तुम्हें पैसे दे देंगे, क्योंकि एक पिता अपने बेटे को तकलीफ में नहीं देख सकता। ठीक है राधा, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करके यह भी कोशिश करके देख लेता हूँ। अगर पिताजी ने पैसे दे दिए तो फिर तो हमारी बल्ले बल्ले, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चूड़ियाँ खरीद दूंगा। अपनी पत्नी पर विश्वास करके सुरेश अपने पिताजी के पास जाता है और उदास होकर कहता है, पिताजी अब क्या होगा? अब तो मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ बेटा? अब क्या परेशानी आ गई? साफ साफ कहो ना, क्या बात है? पिताजी, बात कुछ ऐसी है कि तुम्हारी बहू राधा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, और डॉक्टर ने कहा है कि पैसे पहले जमा करवा दो तो मैं इनका अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा दूंगा। अब मेरे पास इतने पैसे तो हैं नहीं जैसे मैं राधा का इलाज करवा सकूं। अरे बेटा, बस इतनी सी बात है, तुम ज्यादा उदास मत हो। एक काम करो, मेरे पास कुछ पैसे रखे हुए हैं, तो तुम उससे राधा बहू का इलाज करवा दो, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। ठीक है पिताजी, आप मुझे जल्दी से पैसे दे दो, फिर मैं पैसे अस्पताल में जमा कर दूंगा। आज राधा का इलाज जल्दी हो जाएगी। फिर हरिप्रसाद अपने बेटे सुरेश पर विश्वास करके उसे पैसे दे देता है। अपने पति के पास पैसे देखकर राधा बहुत खुश होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। अब हरिप्रसाद काफी दिनों से बीमार रहने लगा। एक दिन राधा परेशान होकर सुरेश से कहती है, देखो जी, अब तुम्हारे पिताजी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगी है, और ना जाने ये कब हम लोगों को छोड़कर चले जाएंगे। अब इनकी दवाई का खर्चा भी बहुत बढ़ गया है, तो अब हम लोगों के पैसे बेफालतू में खर्च हो रहे हैं। अब कुछ ऐसा करो कि तुम्हारे पिताजी इस घर से चले जाएं। हाँ, तुम ये बात तो बिल्कुल सही कह रही हो कि हमारे पैसे तो फालतू में खर्च हो रहे हैं, लेकिन अगर मैं अपने पिताजी को ऐसे घर से भगाया तो गांव के लोग देखेंगे और वो मेरी इधर उधर चुगली करेंगे कि बेटे ने अपने बाप को घर से भगा दिया, और मैं बेटा होने के नाते ऐसा कर भी नहीं सकता। और अगर पिताजी के लिए दवाइयाँ आती लेंगी तो हम कंगाल भी हो जाएंगे। हाँ, बात तो तुम ही बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरे मन में एक तरीका है जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारे पिताजी भी हमारे घर से चले जाएंगे। तरीका कुछ ऐसा है कि 10 रुपए या 20 रुपए खर्च होंगे। इतने रुपए में तुम्हारे पिताजी इस घर से चले जाएंगे। अच्छा, ऐसा क्या तरीका है जो इतने कम रुपए में पिताजी यहाँ से चले जाएंगे? अच्छा, तुम मुझे वो तरीका जल्दी से बताओ, शायद हमारे लिए वो बहुत अच्छा हो। देखो, तुम आज ही बाजार जाओ और वहाँ से कुछ रुपए की दवाई ले लेना, जो दवाई आदमी को बेहोश कर देती हो, ना कि मार देती हो।
और उस दवाई को मैं खाने में मिला दूंगी, और जब उस खाने को तुम्हारे पिताजी खाएंगे तो बेहोश हो जाएंगे और तुम उन्हें रात में कहीं भी फेंक देना। बस फिर हम दोनों ही इस घर में रहेंगे। हाँ राधा, ये तरीका तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं अभी जा रहा हूँ और कुछ रुपए की दवाई खरीद कर लाता हूँ, फिर तुम जैसा कह रही हो मैं वैसा ही करूँगा। शाम को राधा खाने में दवाई मिलाकर बनाती है और खाना हरि प्रसाद के मनपसंद का बनाती है। हरि प्रसाद की चारपाई पर खाना रखकर राधा कहती है, बापूजी, आज मैं आपके लिए मनपसंद का खाना बनाया है, तो आप जल्दी से खाना खा लो ताकि ये ठंडा ना हो पाए। अपने मनपसंद का खाना सामने देखकर हरि प्रसाद को शक होता है। आज आखिर मेरे मनपसंद का खाना कैसे बनाया गया है? अरे कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा तो कभी नहीं बोली थी खाना खाने को, और तो आज तक इसने कभी नहीं बनाया, लेकिन आज कैसे बना दिया? अरे छोड़ो इन सभी बातों को और इस खाने को चुपचाप खा लेते हैं। बेशक इसमें जहर ही क्यों ना हो, क्योंकि वैसे भी मेरी बहू और मेरा बेटा मेरे से तंग आ चुके हैं। अगर मुझे मारना चाहते होंगे तो भी कोई बात नहीं। क्या हुआ बाबूजी, आप इतना क्यों सोच रहे हो? जल्दी से खाना खा लो, खाना ठंडा हो रहा है। कुछ नहीं बहू, मैं जल्दी से इस खाने को खा लेता हूँ। फिर कुछ ही देर में हरि प्रसाद बेहोश हो जाता है। तो राधा सुरेश से कहती है, देखो जी, अब तो ये बेहोश हो गए हैं और अब आप इन्हें कहीं जंगल में फेंक दो ताकि ये हमारे घर का रास्ता भूल जाएंगे या फिर इन्हें कोई जानवर आकर खा जाएगा। उसके बाद हम दोनों लोग खुशी से रहेंगे। ठीक है राधा, तुम जैसा कह रही हो मैं वैसा ही करूँगा। इन्हें गांव के दूर वाले जंगल में फेंक दूंगा। फिर सुरेश अपने पिताजी को एक जंगल में फेंक देता है और सुरेश घर चला आता है। कुछ देर बाद हरि प्रसाद को होश आता है तो वो खुद से कहता है, अरे मुझे तो पहले ही शक था कि आज तो मेरे साथ कुछ न कुछ अनहोनी होने ही वाली है, क्योंकि कभी भी मेरे मनपसंद का खाना नहीं बनाया गया, लेकिन आज बनाया गया था और उसे खाने में बेहोश वाली दवाई मिलाई गई थी, जिसे खाकर मैं बेहोश हो गया। अच्छा है, जब अपनी औलाद अपने ही बाप को नहीं चाहता तो बहू तो पराये आए घर की है। हे भगवान, तूने मुझे ही ऐसी औलाद क्यों दी थी जो मुझे ही मारना चाहता है? इससे अच्छा तो मैं बेऔलाद ही रहता। पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कौन से पाप किए होंगे जो इस जन्म का मुझे पाप भुगतना पड़ रहा है। हरि प्रसाद खुद से ही बातें कर रहा होता है। तभी उसे किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती है। तभी वो एक झाड़ी के पीछे छिपकर खड़ा हो जाता है। वो देखता है कि दो चोर एक एक चांदी से भरे बक्से के सामने खड़े थे और दोनों आपस में बातें कर रहे थे। उनके पास दो बक्से देखकर हरि प्रसाद कहता है, हे भगवान, मेरे बहू बेटे ने मुझे इसलिए घर से बाहर निकाला है कि मैं ना ही उनका कुछ काम करता हूँ और ना ही उन्हें कहीं से पैसे देता हूँ। और भगवान, आप कुछ ऐसा कर दो जिससे कि ये चोर यहाँ से चले जाएं और ये बक्से मुझे मिल जाएं, ताकि मेरे पास इतने ज़्यादा रुपए का चांदी देखकर मेरे बहू बेटा मुझे घर से नहीं निकाले। अरे भाई देखो, हमारे पास 2 चांदी से भरे बक्से हो चुके हैं। एक काम करते हैं, हम लोग एक बक्से को घर ले चलते हैं, जिससे हम लोग इसे आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे और एक बक्से को यहीं छिपा देते हैं। देखो, इस जंगल में कोई नहीं आता है, तो हम लोग सुबह जल्दी आएंगे और इस बक्से को भी ले चलेंगे। ठीक है भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। 2 बक्से एक साथ ले चलना खतरे से खाली नहीं होगा, और इस बक्से को तुम पीछे लेकर चलना और आगे आगे मैं देखूंगा कि कोई ये तो नहीं आ रहा है। वो दोनों चोर वहाँ से चले जाते हैं। अब हरि प्रसाद अपने सामने बक्सा रखा देखकर बहुत खुश होता है और भगवान को धन्यवाद देने लगता है। भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया जो तूने मेरी बात सुन ली। अरे तूने ही इन चोरों के मन में कुछ ऐसा कर दिया होगा जिससे इन्होंने एक बक्सा यहीं छोड़ दिया, वरना कोई चोर ऐसा कभी नहीं कर सकता।
अब मैं सुबह होते ही इस बक्से को घर ले जाऊंगा और इसे देखकर मेरे बहू बेटे बहुत खुश होंगे और फिर मुझे घर से कभी नहीं निकालेंगे।